और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, नवाब मलिक को मानहानि का नोटिस जारी किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, देवेंद्र फडणवीस की पत्नी ने मानहानि का नोटिस जारी किया है। अमृता ने मानहानि का नोटिस जारी किया है नवाब मलिक को। इस वक्त की बड़ी खबर, 48 घंटे में ट्वीट डिलीट करे नवाब मलिक, ये भी कहा गया है। साथ ही माफी की मांग भी की गई है देवेंद्र फडणवीस की पत्नी की तरफ से कि नवाब मलिक माफी मांगे। जिस तरीके से संगीन आरोप देवेंद्र फडणवीस पर लगाते हुए नवाब मलिक नजर आए थे, अब ऐसे में लगातार उनका विरोध तेज होता हुआ नजर आ रहा है। कल देवेंद्र फडणवीस की पत्नी ने भी ट्वीट करते हुए नवाब मलिक पर निशाना साधा था और अब मानहानि का नोटिस जारी किया गया। इससे पहले आपको बता दें कि नवाब मलिक की बेटी ने भी मानहानि का नोटिस देवेंद्र फडणवीस को जारी किया था और अब देवेंद्र फडणवीस, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री है, नीरज गुप्ता इस वक्त हमारे साथ, विवेक गुप्ता इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। विवेक, लगातार अब ये जो जंग है उसमें परिवार के लोग भी कूदते हुए नजर आ रहे हैं। पहले नवाब मलिक की बेटी ने मानहानि का नोटिस जारी किया गया और अब देवेंद्र फडणवीस की पत्नी की तरफ से। बिल्कुल ठीक है आपने। देखिए, जिस तरीके से नवाब मलिक हर रोज ड्रग्स के मामले में नया खुलासा करते हैं, अब उन्होंने कुछ दिन पहले ही देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस की कुछ पिक्चर ट्वीट किए थे और साफ तौर पे कहा था कि उनकी जो रिलेशन है वो ड्रग्स माफियाओं के साथ है। उसको लेकर देवेंद्र फडणवीस ने बाकायदा सफाई भी दी थी और साफ तौर पे कहा था कि जो पिक्चर शूट की गई है वो काफी ज्यादा पुरानी है और जब एक एल्बम बनाया गया था तब ये फोटो खिंचाए गए थे। उसको लेकर अब देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस काफी ज्यादा एग्रेसिव हो गई है। उनका साफ तौर पर ट्वीट करके कहा है कि अगर नवाब मलिक ने अपनी सारी जानकारी, सारी ट्वीट अगर 48 घंटे के अंदर वो डिलीट नहीं करते हैं तो नवाब मलिक के खिलाफ बाकायदा डिफेमेशन का जो प्रोसीजर है वो शुरू किया जाएगा। तो साफ तौर पर अमृता फडणवीस ने नवाब मलिक को साफ तौर पर कहा है कि जितने भी ट्वीट्स उन्होंने किए हैं उनके खिलाफ और ये जो गलत और झूठे आरोप उनके ऊपर लगाए हैं, 48 घंटे के अंदर सारे ट्वीट्स है वो डिलीट करें और साफ तौर पर सार्वजनिक तौर पर माफी मांगे। अगर वो नवाब मलिक 48 घंटे के अंदर ऐसा नहीं करते हैं तो देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस नवाब मलिक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगी। बिल्कुल विवेक, और अभी तक क्रूज ड्रग्स केस को लेकर आरोप प्रत्यारोप देखने को मिल रहे थे, लेकिन अब सीधे तौर पर पर्सनल अटैक्स। बिल्कुल ठीक आपने। देखिए, पिछले कुछ दिनों से ये लगातार नवाब मलिक पर्सनल अटैक करते जा रहे हैं और इसी को लेकर अब अमृता फडणवीस ने कानूनी राह चुनने का ऑप्शन चुना है। लेकिन कानूनी कार्रवाई करने से पहले उन्होंने साफ तौर पर नवाब मलिक को कहा है, ट्वीट कर जानकारी दी है कि 48 घंटे के अंदर जो भी उन्होंने ट्वीट किए हैं नवाब अमृता फडणवीस और जो पिक्चर और जो झूठे आरोप लगाए हैं ड्रग्स के मामले में, वो आरोप को वो डिलीट करें और साथ ही सार्वजनिक तौर पर माफी मांगे। अगर नवाब मलिक 48 घंटे के अंदर ऐसा नहीं करते हैं तो देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस नवाब मलिक के खिलाफ डिफेमेशन का केस फाइल करेंगी। बिल्कुल, और उससे पहले ये मानहानि का नोटिस जिसमें साफ कह दिया गया है कि माफी मांगे और 48 घंटे के अंदर अंदर ट्वीट भी डिलीट किया जाए। शुक्रिया विवेक गुप्ता इस तमाम जानकारी के लिए आपका। ये बेवकूफी से भरी बात है। जिन्हें हिंदुत्व का भी ज्ञान नहीं, हिंदुत्व के बारे में जानकारी नहीं, को सक्रिय करने के लिए इस तरह के ओछी राजनीति करने की कोशिश करते हैं। इस्लामिक आतंक के सच को छुपाने की बेशर्म कोशिश ये मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स के द्वारा की जाती है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद ने एक रोज पहले अपनी किताब सनराइज ओवर अयोध्या नेशनहुड इन आवर टाइम्स में हिंदुत्व की तुलना आतंकी संगठन आईएसआईएस और बोको हरम से कर डाली थी, जिसके बाद इस पर विवाद खड़ा हो गया। लेकिन इस विवाद के बाद भी सलमान खुर्शीद नहीं रुके और उन्होंने कश्मीरी हिंदुओं पर एक नया विवादास्पद बयान दे डाला। न्यूज 18 के शो में सलमान खुर्शीद ने कश्मीर से हिंदुओं के विस्थापन पर भी विवादास्पद बयान दिया, जिस पर एक बार फिर विवाद शुरू हो गया है। आप कह रहे हैं हिंदुत्व उदार है, तो हिंदुत्व की उदारता का क्या मतलब है? हिंदुत्व की उदारता का मतलब है कि कश्मीर में हिंदू अलग, कश्मीर से हिंदू बाहर हो जाए। हिंदुत्व की उदारता का यह मतलब निकाला जाए? सुनिए, कोई नहीं कह रहा, कोई नहीं कह रहा। तो आप कह रहे होंगे कि तो हिंदू बाहर हो जाए कश्मीर से। बाहर हो गया, हम कह रहे हैं कि नहीं हो। अटल अरे हो गए तो हो गए, हम क्या करें। कश्मीरी हिंदुओं को लेकर जिस तरीके से बयान दिया गया, अब सलमान खुर्शीद के बयान पर एक्टर अनुपम खेर ने भी एक ट्वीट किया है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि हजारों सालों से कुछ लोग हिंदुत्व को
भला बुरा कह रहे हैं, गाली दे रहे हैं, अलग अलग नाम दे रहे हैं। ऐसे भटके हुए प्राणियों को माफ कर देना चाहिए। ये जानते नहीं कि ऐसे मौकों पर हिंदुत्व और भी मजबूत होता है, क्योंकि हिंदुत्व केवल धर्म नहीं, जीवन जीने का तरीका है। और कश्मीर से हिंदुओं के विस्थापन वाले सलमान खुर्शीद के विवादास्पद बयान पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घेर लिया। उन्होंने खुर्शीद के बयान पर सवाल उठाते हुए कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया। आज़ादी से लेकर अब तक कांग्रेस ने हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति की है और हमेशा उन्होंने न्याय के सिद्धांत पर काम नहीं किया है। उन्होंने हमेशा इस पर काम किया है कि देश का भला होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, उनकी सोच में कभी नहीं रहा है। इनकी सोच में हमेशा से रहा है कि मेरा भला होना चाहिए, मेरी पार्टी आगे बढ़नी चाहिए, देश कहीं पीछे चला जाए, गड्ढे में चला जाए, लोग कहीं चले जाएं, इसलिए उनकी ये सोच है, उस पर इतना ही कह सकते हैं। तो मुख्यमंत्री उत्तराखंड के जो कि सीधे तौर पर सलमान खुर्शीद पर हमला बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी अभी तक तुष्टीकरण की राजनीति करती हुई नजर आई है, जिसे देश की जनता ने नकारा है, एक बार फिर से वही राजनीति पर उतारू होते हुए सलमान खुर्शीद। और इसी को लेकर अब प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए भी बीजेपी ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी की चुप्पी पर सवाल खड़े कर दिए हैं कि अगर सोनिया गांधी और राहुल गांधी चुप है तो यानी कि वो सलमान खुर्शीद की इस विचारधारा के साथ सहमत हैं। बीजेपी नेता गौरव भाटिया ने भी सलमान खुर्शीद के कश्मीरी हिंदुओं के विस्थापन पर दिए गए विवादास्पद बयान पर उन्हें आड़े हाथों लिया। एक बात और सामने आई, सलमान खुर्शीद जी ने एक प्रश्न के उत्तर में जब उनसे पूछा गया कि हिंदू तो वो है जिसको प्रताड़ित किया जाता है, विस्थापित किया जाता है कश्मीर से, लेकिन 3 दशक तक वो इंसाफ के लिए कानून का रास्ता लेता है और न्याय का इंतजार करता है, हिंसा नहीं करता है। तो उन्होंने जो जवाब दिया वो फिर से उस बात की पुष्टि करता है जो बात मैं आपके समक्ष रख रहा हूं। उनसे कहा गया कि ये जो हिंदू है कश्मीर से, हमारे कश्मीरी पंडित भाई, इनको वहां से निकाल दिया गया। तो उनका शब्दशः उत्तर था, हो गए तो हो गए, बाहर हो गए तो हो गए, हम क्या करें। याद करिए 1984 के दंगे हुए दुर्भाग्यपूर्ण, सैम पित्रोदा से पूछा गया, उन्होंने भी कहा था हुआ तो हुआ। अगर देश के बहुसंख्यक हिंदू समाज के जो लोग हैं, जो भारत में नागरिक हैं, जिनके अधिकार भी संविधान में बराबर हैं, उनको द्वितीय श्रेणी का नागरिक आप क्यों मानते हैं? कश्मीरी हिंदुओं पर सलमान खुर्शीद के दिए बयान पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने भी उन पर जमकर निशाना साधा। कहते हैं सर, कश्मीर में जो पलायन हुआ तो हुआ, अब हम क्या करें सर, कैसे देखते हैं सर? ये उनकी ऐसी नीति है कि वो दुविधा में रहते हैं। कहीं कोई पलायन हुआ तो उसकी वो आलोचना करते हैं, कश्मीर में पलायन हुआ तो उसको वो स्वीकार भी नहीं करते हैं। ये जो दो मुही बात करने वाले नेता हैं, उनके कारण ही जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है, जो देश की एकता है, वो देश की अखंडता है, उसको नुकसान होता है। सलमान खुर्शीद की किताब पर पहले से ही सियासत में उबाल है, लेकिन विवाद की वजह यह है कि खुर्शीद ने अपनी किताब में हिंदुत्व की तुलना आतंकी संगठनों से कर डाली है। उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि आज के हिंदुत्व का राजनीतिक रूप साधु संतों के सनातन और प्राचीन हिंदू धर्म को किनारे लगा रहा है, जो हर तरीके से ISIS और बोको हरम जैसे जिहादी इस्लामिक संगठनों जैसा है। हालांकि अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने अपनी नई किताब में तारीफ की। सनराइज ओवर अयोध्या, नेशनहुड इन आवर टाइम्स नाम की किताब में सलमान खुर्शीद ने कोर्ट के फैसले की तारीफ करते हुए कुछ सवाल भी उठाए हैं, लेकिन उम्मीद जताई कि अब देश इस विवाद से आगे बढ़ेगा। तो यही वो अंश है जिसकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, और इसी को लेकर लगातार पूरे देश भर में विरोध हो रहा है कि आखिर कैसे
हिंदुत्व की तुलना सलमान खुर्शीद आतंकवादी संगठन आईएसआईएस और बोको हराम से कर सकते हैं। क्या ये विचारधारा कांग्रेस पार्टी की है? हालांकि सूत्रों के हवाले से जानकारी ये भी मिल रही है कि कांग्रेस पार्टी ने सलमान खुर्शीद के इस विवादास्पद बोल से किनारा कर लिया है। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो भी नेता जिस भी मसले पर अपनी बात रखता है तो वो केवल उसके पर्सनल ओपिनियन है, पार्टी का कुछ उससे लेना देना नहीं है। मेरा एक दायित्व बनता है कि मैं ये समझाऊं कि मैं जिस कोर्ट से संबंधित हूं उस कोर्ट ने जो किया है वो क्या है आखिर, और क्या उसमें त्रुटि है कि नहीं है। और मैंने माना कि ये एक अच्छा फैसला है, एक बहुत अच्छा जजमेंट है, और आज के हालात हमारे देश में हैं उनमें मरहम लगाने का एक रास्ता है। उन पर मरहम लगे और ऐसी बात फिर ना हो, इसका एक प्रयास है। मंदिर बनेगा, अच्छा मंदिर होगा, लेकिन वो मंदिर सिर्फ एक पक्ष का नहीं होना चाहिए, वो मंदिर सबका होना चाहिए। और उसमें सिर्फ हिंदू नहीं, मुसलमान, सिख, ईसाई सबका मंदिर होना चाहिए। और वो मंदिर बने तो मस्जिद भी बनेगी और मस्जिद भी सबकी होनी चाहिए। तो सलमान खुर्शीद की किताब पर शुरू हुए विवाद के बाद सियासत में उबाल है और इसी मुद्दे पर बीजेपी ने सलमान खुर्शीद को जवाब दिया है। बीजेपी नेता गौरव भाटिया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस की विचारधारा पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। यही नहीं, बीजेपी ने आरोप लगाया है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी के इशारे पर ही ये सब कुछ हो रहा है। कि देश के जो बहुसंख्यक हैं, जिनका बहुत बड़ा योगदान, बलिदान इस देश को अखंड रखने में, मजबूत रखने में रहा है, उनकी भावनाओं को कुचल डालो, उनको बार बार चोट दो। ये सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी के इशारे पे ही बार बार होता है। क्या ये सत्य नहीं है कि इससे पहले हिंदू आतंकवाद का आविष्कार कर दिया कांग्रेस हेडक्वार्टर में, क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति करनी थी। और अब उत्तर प्रदेश में चुनाव आते हैं तो इच्छाधारी हिंदू राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा गांधी उत्तर दें। क्या उत्तर प्रदेश के हर शहर में जाके, हर गली में जाके ये कहने की हिम्मत उनकी होगी कि हिंदू धर्म और हिंदुत्व का मतलब आईसिस और बोको हरम की विचारधारा है? हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने के लिए यहां तक आपने कह दिया था कि प्रभु राम जो भारत की आत्मा में बसे हैं वो काल्पनिक हैं। शशि थरूर को आप खुली छूट देते हैं कि वो कहें हिंदू तालिबान। आज ये पूछना पड़ेगा, ऐसा क्यों नहीं होता कि आप अपनी चुप्पी तोड़ के कहें कि ये नेता जो कहते हैं ये गलत है, ये कांग्रेस पार्टी की विचारधारा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं होता सोनिया जी कि ऐसे नेताओं को तुरंत कांग्रेस पार्टी से बर्खास्त किया जाए, एक संदेश जाए कि राजनीति में आप हमारे विरोधी हो सकते हैं लेकिन आप देश के दुश्मन नहीं हो सकते, हिंदुओं के दुश्मन आप नहीं हो सकते। सलमान खुर्शीद और उनकी किताब से जुड़े विवाद पर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। न्यूज 18 के अरुण सिंह के हवाले से यह जानकारी मिल रही है कि कांग्रेस सूत्रों ने यह जानकारी दी है कि पार्टी ने सलमान खुर्शीद के बयान और उनकी किताब से साफ किनारा कर लिया है। कांग्रेस की तरफ से यह भी कहा गया है कि कौन अपनी किताब में क्या लिखता है या किस मुद्दे पर क्या बोलता है, यह उसकी अपनी सोच है। पार्टी की तरफ से इस बात का हवाला दिया गया है कि कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में राम मंदिर पर कोर्ट के फैसले का स्वागत किया था। तो कांग्रेस की तरफ से ये चीजें स्पष्ट कर दी गई है कि सलमान खुर्शीद के बयान के साथ कांग्रेस पार्टी साथ नहीं खड़ी है। कोई भी कुछ भी जो भी बोलता है ये अपनी किताब में लिखता है तो वो उसकी पर्सनल ओपिनियन है, पर्सनल राय है, इससे पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। और इसके साथ ही इस बैठक का भी जिक्र किया जो कि कांग्रेस कार्य समिति की बैठक पिछले दिनों हुई थी जिसमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया गया।
और कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की किताब में हिंदुओं की तुलना आतंकी संगठन से की गई, जिसके खिलाफ विनीत जिंदल और विवेक गर्ग ने दिल्ली पुलिस में शिकायत दी है और उन पर एफआईआर दर्ज करने की अपील की है। दोनों ने सलमान खुर्शीद पर हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया है। ये देशद्रोह का अपराध है और सभी जो धर्मों के खिलाफ इन लोगों ने के दंगा भड़काएंगे उसके खिलाफ ये आईपीसी की धारा 295, 153A वगैरह कई 124A, 121 वगैरह में पूरा एक ये अपराध है। और इसमें अब हम मांग कर रहे हैं दिल्ली पुलिस कमिश्नर को भी, मैंने अस्थाना साहब को भी और डीसीपी नॉर्थ और रूपनगर थाने को हमने लिखित शिकायत भेजी है कि इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करी जाए और तुरंत सलमान खुर्शीद की गिरफ्तारी होनी चाहिए। अब इस तरह की बात करना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे लॉ ऑफ लैंड के खिलाफ है। क्या वो ये कहना चाहते हैं कि बोको हराम और आईएस जो कि एक इस्लामिक जिहादी ग्रुप हैं, क्या उनकी तरह हिंदू धर्म के लोग भी काम कर रहे हैं? ये बिल्कुल गलत है। किसी भी तरीके से हम इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं इसके पीछे की मंशा लोगों को भड़काने की, लोगों को आपस में लड़वाने की है, जिसके लिए मैंने एक शिकायत दिल्ली पुलिस कमिश्नर को दी है, जिसमें लोगों को भड़काने का और धार्मिक भावनाएं आहत करने का, देश के खिलाफ काम करने का मैंने चार्ज लगाया है। सलमान खुर्शीद की किताब से शुरू हुए विवाद पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने भी हमला बोला है। सलमान खुर्शीद के बहाने मुख्तार अब्बास नकवी ने कांग्रेस की विचारधारा पर भी सवाल खड़े कर दिए। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी साहब हैं। सर, सलमान खुर्शीद जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने अपना एक किताब लॉन्च किया। उसमें एक विवादित पेज है जिसमें उन्होंने आज के हिंदुत्व की तुलना IS से कर दी, बोको हराम से कर दी। देखिए, एक बात आपको समझना होगा, सलमान साहब जिस पाठशाला में पढ़े हैं कांग्रेस की, उस पाठशाला का फार्मूला क्या है? फार्मूला ये है कि कम्युनल टिफिन में सेकुलर टमाटर का तड़का लगाओ और देश को बताओ कि आप ये सेकुलरिज्म के सियासी सूरमा हैं। लेकिन ये सारी चीजें एक्सपायर कर चुकी हैं। आप जो है वो कब तक जो है वो संघ को कोस करके, बीजेपी को कोस करके, हिंदुत्व को कोस करके आप अपनी सियासी रोटियां सेकेंगे? बहुत हो गया। कई दशक तक आपने यही काम करके सत्ता की सीढ़ियां चढ़ी और सियासत पे कब्जा किया और सरकार पे कब्जा किया। लेकिन ये बांटो और राज करो वाला जो है वो अब दिन गए, लद गए। अब इस तरह की जो सियासत जो लोग करते रहे हैं, जिन्होंने कि देश के लोगों के अधिकारों की, हितों की, जज्बातों की हाईजेक करने की कोशिश की, खून खराबा उसका किया, तो वो अब फिर से एक बार हताश निराश होकर के मार्केट में घूम रहे हैं। सलमान खुर्शीद की किताब पर विवाद खड़ा होने के बाद शिवसेना भी खुर्शीद पर जमकर बरस पड़ी है। शिवसेना नेता मनीषा काइंदे ने कहा कि हिंदुत्व पर सवाल खड़े करने वालों को पहले हिंदुत्व के बारे में पढ़ना चाहिए। तो वहीं वीएचपी नेता सुरेंद्र जैन ने सलमान खुर्शीद के साथ साथ पूरी कांग्रेस पार्टी की राजनीति पर ही सवाल खड़े कर दिए। सलमान खुर्शीद को मैं सलाह देना चाहूंगी कि हिंदुत्व क्या है उसके बारे में जरा पढ़े, जानकारी ले, और कोई भी हिंदुत्ववादी संगठन ने कहीं बम विस्फोट किया है, किसी वर्ल्ड टावर पे उन्होंने अटैक किया है, या इस प्रकार की कोई आतंकवादी गतिविधियां उनकी है, इसका अभ्यास करे। सलमान खुर्शीद इनकी वक्तव्य का इन्होंने जो लिखा है उस किताब में, उसका मैं निषेध करती हूँ। और आईसिस जैसी एक आतंकवादी संगठन से हिंदुत्ववादी संगठनों को कंपेयर करना ये सरासर गलत है। हम इसका निषेध करते हैं। हिंदू दर्शन भारत की आत्मा है। हिंदुत्व के वर्तमान उत्थान से संपूर्ण देश आज आत्मविश्वास से परिपूर्ण है, गौरव से परिपूर्ण है, हर प्रकार की चुनौती का न केवल जवाब दे रहा है, प्रगति के नए मार्ग पर चल पड़ा है। संपूर्ण विश्व में भारत का सम्मान बढ़ा है। दुर्भाग्य से जिन लोगों की राजनीति हिंदू समाज को इतने वर्षों तक अपमानित करके चलती रही, जिन्होंने बार बार राम के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगाए, जिन्होंने हिंदू आतंकवाद शब्द को आगे बढ़ाया और जिन्होंने सिम्मी की वकालत की है, उनकी गोदी में खेले हैं, ऐसे लोगों को ये वर्तमान उत्थान किसी हालत में हजम नहीं हो सकता। और इसीलिए इन लोगों ने
जब अपनी राजनीति का अंत होते हुए देखा इस तुष्टीकरण की, तब उनको स्वीकार नहीं हो रहा। उन्होंने अपमानित किया है हिंदू समाज को, जो 125 करोड़ से अधिक संपूर्ण विश्व में है। और विवाद बढ़ने के बाद सलमान खुर्शीद ने न्यूज 18 से खास बातचीत की। सलमान खुर्शीद ने कहा कि उन्होंने ISIS और बोको हरम को हिंदू धर्म से नहीं बल्कि आज के हिंदुत्व से जोड़ा है। हमारे साथ सलमान खुर्शीद साहब हैं। सलमान खुर्शीद साहब, जो बातें आपने लिखी हैं, एक बात जो आपकी है उसको लेकर बीजेपी ने बहुत सवाल खड़े कर दिए। आप यहाँ बैठे थे, कितनी प्रतिक्रिया आई इसमें, इस बात को लेकर के हिंदुत्व को IS से और बोको हराम से जो आपने जोड़ा? किससे जोड़ूं? वो मुझे बता दें किससे जोड़ूं। मैंने हिंदुइज्म को नहीं जोड़ा, हिंदुत्व को जोड़ा है। हिंदुइज्म को नहीं जोड़ा। हिंदुइज्म का मुझे सम्मान है और मैंने ये कहा है कि हिंदुइज्म और इस्लाम एक साथ जुड़े इस मुल्क में। उन्होंने उस पर कुछ नहीं कहा। हिंदुत्व वो कह रहे हैं, वो ये कहें हम बहुत अच्छे हैं, हिंदुत्व बड़ा अच्छा है, किसी को कष्ट नहीं देता, किसी को तंग नहीं करता। वो लोग तो बहुत खराब लोग हैं, क्यों नहीं बोलते हैं ऐसा? आपने अपनी भी पार्टी कुछ नेताओं पर सवाल उठाया जो सॉफ्ट हिंदुत्व की बात करते हैं, वो जो ये कहते हैं कि पार्टी की छवि प्रो मुस्लिम या अगेंस्ट हिंदू हो गई। मुझे ऐसे किसी व्यक्ति से कोई कुछ लेना देना नहीं है। जो आप दिखाते हैं, मैंने उसके बारे में लिखा है। मुझे अपने नेतृत्व पर बड़ा गर्व है कि मेरा नेतृत्व जो है ऐसे नहीं सोचता है। मेरा नेतृत्व इस मामले को टुकड़ों टुकड़ों में नहीं बांटता है। वो ये नहीं सोचता है कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ऐसा नहीं सोचता है। इसीलिए उस नेतृत्व पर मुझे गर्व है और इसीलिए उस नेतृत्व को मैं अपना नेतृत्व मानता हूँ। अगर कोई समझता है कि कुछ और होना चाहिए उस नेतृत्व को, तो वो जाके उनसे बात करें। कई लोग कह रहे हैं चुनाव से पहले इस तरह की बात से नुकसान हो जाएगा कांग्रेस पार्टी। तो जमीन में हमको गाड़ दो, कब्रिस्तान में जाके चुनाव करें, शमशान में जाके चुनाव करें। वहाँ सब लोग एक साथ होते हैं, कोई किसी से कुछ नहीं कहता, किसी की बुराई भी होती है तो वो माफ कर देते हैं। ऐसा नहीं होता। चुनाव में सच्चाई कहनी होती है, कहनी पड़ेगी सच्चाई। और वो सच्चाई, मुझे गर्व इस बात का है कि मेरा नेतृत्व वो सच्चाई को कहता है, बताता है, दिखाता है और हमें उसका मार्गदर्शन देता है। मुझे इसका गर्व है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने भी अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाए और उन्होंने कहा कि नो वन किल्ड जेसिका, उसी तरह विवादित ढांचा किसी ने नहीं तोड़ा। पी चिदम्बरम ने यह बयान कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की किताब सनराइज ओवर अयोध्या नेशनहुड इन आवर टाइम्स के विमोचन के मौके पर दिया। After the Supreme Court judgment, things took a predictable course. Within a year or so, everyone who was accused, something like 300 people who were accused, were acquitted. So like no one killed Jessica, nobody demolished the Babri Masjid. तमिलनाडु समेत दक्षिण भारत के 3 राज्यों में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। भारी बारिश की वजह से तमिलनाडु में अब तक 14 लोगों की मौत की खबर है। चेन्नई में लगातार हो रही बारिश ने वहां लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है। आपको चेन्नई की ये 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं, जिसे देखकर आपको अंदाजा लग जाएगा कि वहां बारिश से हालात कितने बिगड़ चुके हैं। सड़क पर सैलाब का कब्जा हो चुका है। वहां लगातार बारिश से घरों में पानी भर गया है। इस बीच बाढ़ के पानी में फंसे लोगों का रेस्क्यू भी किया जा रहा है और उन्हें सुरक्षित जगहों तक पहुंचाया जा रहा है। ये चेन्नई की 3 तस्वीरें, जरा आप देखिए किस तरीके से सड़क समंदर में तब्दील हो चुकी है। लोगों के घरों में पानी घुसा हुआ नजर आ रहा है और साथ ही एक बुजुर्ग शख्स जो कि पानी के बीचों बीच फंस गया था, उन्हें भी रेस्क्यू किया गया।
और तमिलनाडु में भारी बारिश की वजह से अब तक वहां 14 लोगों की मौत की खबर है। हालात को देखते हुए वहां राहत और बचाव की कई टीमों को लगाया गया है, जो प्रभावित लोगों को निकालकर सुरक्षित जगहों तक पहुंचाने के काम में जुटी हुई है। मौसम विभाग की बात की जाए तो मौसम विभाग ने भी चेन्नई समेत तमिलनाडु के 8 जिलों में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है और लोगों से घरों में रहने की अपील की है। भारी बारिश की वजह से हवाई और रेल सेवाओं पर भी असर पड़ा है। चेन्नई एयरपोर्ट को शाम 6 बजे तक के लिए बंद कर दिया गया है। चेन्नई में पिछले 6 साल में पहली बार इतनी बारिश हुई है, जिसकी वजह से वहां के लोगों को 2015 में आई बाढ़ का डर सताने लगा। इस बीच मुख्यमंत्री स्टालिन ने चेन्नई में बाढ़ प्रभावित कुछ इलाकों का दौरा कर राहत और बचाव का काम तेज करने के निर्देश दे दिए हैं। तो मुख्यमंत्री ने भी दौरा किया है और ऐसे बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने के बाद स्थिति को भांपते हुए रेस्क्यू की कई टीमों को तैनात कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया है, लेकिन सड़कें पूरी तरीके से बारिश के पानी में लबालब नजर आ रही है। पुनवा जो है महाबलीपुरम और चेन्नई के बीच में, जहां पे आप देख सकते हैं बारिश बहुत जोर से आ रही है। चेन्नई के आसपास जब हम जा रहे हैं तो बारिश बढ़ती जा रही है और हवा भी बहुत तेजी से आ रही है। और यहाँ पे जो इस पर्टिकुलर स्पॉट है, यहाँ पे जो फ्लडिंग हो रहा है ये रोड पे हो रही है। और जो भी लोग हैं जो महाबलीपुरम से लेके चेन्नई तक जा रहे हैं तो पुनमार के वया जा रहे हैं, तो वो ये ध्यान में रखें कि कई जगहों पे ऐसी हालत है जहाँ पे पानी रोड सड़क पे आ चुकी है। और जैसे हम चेन्नई की तरफ जा रहे हैं तो बारिश बढ़ती जा रही है और हवा की तेज़ी भी बढ़ती जा रही है। लोगों को ट्रैवल करना भी मुश्किल हो जा रहा है अभी, क्योंकि रोड्स भी फ्लडेड हो चुके हैं सर्टेन स्पॉट्स में जो है चेन्नई के आसपास। और बताया ये जा रहा है कि बंगाल की खाड़ी में दबाव की वजह से तमिलनाडु के कई इलाकों में भारी बारिश के हालात बन चुके हैं। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 2 दिनों में और बारिश हो सकती है। बंगाल की खाड़ी में जो लो प्रेशर बना था अब डिप्रेशन में तब्दील हो चुका है और आज शाम तक तमिलनाडु के तटीय इलाके, न कि केवल तमिलनाडु बल्कि आंध्र प्रदेश का दक्षिण का जो हिस्सा है वहाँ से लेके तमिलनाडु और पुडुचेरी तक का जो हिस्सा है, उन तटीय इलाकों में ये जो डिप्रेशन है वो भारी बारिश ला सकता है। और ये आप सैटेलाइट इमेजेस किस तरीके की बनती दिख रही है उसको मैं आपको विंडी के हिसाब से कुछ दिखाऊं। यहाँ पर जूम इन करके मैं अगर दिखाऊं तो आपको देखिए ये जो दक्षिण भारत का हिस्सा और उसमें भी खासतौर पर तमिलनाडु का, आप आंध्र का दक्षिण का हिस्सा देखें, वहाँ से लेके पुडुचेरी तक देखें तो वो आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। और यहाँ पर चूंकि हवाएं तेज़ चलेगी, 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यहाँ पर तेज़ हवाएं भी चलेगी। और 2015 में जिस तरीके से भारी बारिश वहाँ पर देखी गई थी, बाढ़ की स्थिति बनी थी और काफ़ी नुकसान हुआ था, वो स्थिति आपको देखने को मिल सकती है। अब कुछ सैटेलाइट इमेजेस विंडी की आपको दिखे तो उससे और अंदाज़ा आपको लगेगा। देखिए मैंने जूम इन करके दिखाया और ये चेन्नई पर आप नज़र लगाएं, यहाँ पर अगर आप देखें तो वो मूवमेंट खासतौर पे दिख रही है चेन्नई और आसपास के इलाकों में। और ये चूँकि अब चेन्नई से जो डिप्रेशन है उसका असर वो काफ़ी 170 किलोमीटर दूर था, वो अब बेहद नज़दीक तटीय इलाकों में दिख रहा है। और आज शाम तक इन तटीय इलाकों में खासतौर पर ये मूवमेंट अगर आप देखें तो ये पुडुचेरी तक आपको इसका असर और वाइड स्प्रेड रेंज जिसको कहें वो देखने को मिल सकता है। ये बात साथ में तेज़ हवाएं चलेगी। अब कुछ आपको किस तरीके से आज और कल की स्थिति बनेगी, यहाँ पर सैटेलाइट इमेज पर अगर आप नज़र दौड़ाएंगे तो विशाखापट्टनम ऊपर का हिस्सा जहाँ से आप इस मूवमेंट को देख रहे हैं, जहाँ पर आपको हरा पट्टा दिख रहा है और साथ में लाल पॉइंट दिख रहा है, वो भारी बारिश का अनुमान। ऐसे में न कि केवल आंध्र और तमिलनाडु बल्कि कर्नाटक का हिस्सा, यहाँ पर आपको मैं रोकूंगा। यहाँ पर देखिए ये सैटरडे का जो समय है, जो सैटरडे में आप देखें तो यहाँ पर आपको ये हुबली और आसपास में भारी बारिश का अनुमान रात को, यानी शनिवार रात को, यानी तड़के अगर सुबह देखा जाए शुक्रवार देर रात 12 बजे के बाद अगर आप देखें तो इन इलाकों में भारी बारिश लाएगा। और उसके अलावा भी नागपुर और आसपास के इलाकों में भी भारी बारिश ला सकता है। तो ऐसे में ये मौसम विभाग का पूर्वानुमान है खासतौर पर, और विंडी की ओर से ये सैटेलाइट इमेजेस। और ये अगले 2 दिन यानी वीकेंड में भी आपको उड़ीसा से लेके पुडुचेरी तक के हिस्सों में कई जगहों पर भारी बारिश का अनुमान जताया जा रहा है। और इस बार जो नॉर्थ ईस्ट की जो ये मानसून है वो अमूमन तमिलनाडु के आसपास के हिस्सों में ही बारिश लाती है, लेकिन इस बार पिछले कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ते हुए इस बार की जो बारिश है वो ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड दर्ज हुई है। और ऐसे में आज और कल के इलाके में अगर देखा है तमिलनाडु और आसपास के इलाकों में ये बाढ़ की स्थिति भी पैदा कर सकता है।
चेन्नई में लगातार हो रही भारी बारिश और तेज हवाओं की वजह से वहां कई जगहों पर सड़कों पर बड़े बड़े पेड़ टूटकर गिर चुके हैं, जिससे रास्ते पूरी तरीके से बंद हो गए हैं। जिसके बाद एसडीआरएफ की टीमों ने पेड़ों को काटकर अलग किया और फिर उन्हें रास्ते से हटाया गया। सड़क पर पेड़ गिरने की वजह से रास्ते पूरी तरीके से बंद हो गए थे। इस दौरान वहां लगातार बारिश होती रही, जिससे पेड़ों को हटाने में काफी ज्यादा परेशानी हुई। ये दो तस्वीरें आप जरा देखिए, किस तरीके से सड़क के बीचों बीच ये विशालकाय पेड़ गिर गया। हालांकि इसे काटकर वहां से हटाया गया। साथ ही साथ बारिश भी लगातार होती हुई नजर आई। एसडीआरएफ की टीम जगहों पर तैनात है और साथ ही लोगों को रेस्क्यू करने का काम तेजी से जारी है। तो तमिलनाडु के 8 ऐसे जिले हैं जहां पर मौसम विभाग की तरफ से रेड अलर्ट जारी किया गया है। लगातार पिछले कई घंटों से बारिश हो रही है, जिसकी वजह से हालात जो है बेकाबू होते हुए नजर आ रहे हैं। स्कूल कॉलेजेस बंद कर दिए गए हैं और ये बेमौसम बारिश जो कि हर किसी के लिए आफत बनकर टूट रही है। सड़कें जाम हो चुकी है, पेड़ टूटकर गिर रहे हैं। दूसरी तरफ हवाओं की जो गति है वो भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। लोगों को चेतावनी ये जारी की गई है कि जरूरत ना होने पर अपने घरों से बाहर ना निकले। लेकिन दूसरी ही तरफ कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर राहत की खबरें भी सामने आ रही है। लेकिन 40 ऐसे जिले जहां पर लगातार अभी भी बारिश हो रही है और 8 जिलों को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया। तो तस्वीरें जरा आपने देखी किस तरीके से तमिलनाडु सहित दक्षिण भारत के अलग अलग राज्यों में बारिश हो रही है, तेज हवाएं चल रही है, पेड़ टूटकर गिर रहे हैं, रास्ते पूरी तरीके से ब्लॉक हो चुके हैं। लेकिन राहत और बचाव का काम भी तेजी से जारी है। राहत और बचाव के काम में लगी टीम इस दौरान प्रभावित लोगों को निकालकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने के काम में जुटी हुई है। वहीं मुख्यमंत्री स्टालिन ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने के बाद हालात की समीक्षा की और बैठक कर प्रभावितों तक हर संभव मदद पहुंचाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री जो कि बाढ़ को लेकर बैठक करते हुए नजर आए, समीक्षा बैठक की गई कि किन किन इलाकों में सबसे ज्यादा इस बेमौसम बारिश का कहर टूट रहा है और ऐसे में जरूरी चीजों को पहुंचाने के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। तमिलनाडु के 8 जिले जहां पर रेड अलर्ट जारी किया गया है। मुख्यमंत्री ने इन तमाम बाढ़ प्रभावित जिलों का दौरा किया, समीक्षा बैठक बुलाई और तमाम अधिकारियों को निर्देश देते हुए ये सख्त चेता दिया है कि किसी भी कीमत पर लोगों को परेशानी नहीं होनी चाहिए।